-38 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, सिर्फ 2 महीनों के अंदर। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में आई एक बहुत बड़ी गिरावट है। एक ऐसा जबरदस्त झटका जिसने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जरा इस नंबर पर गौर करें, 95.75। भारतीय रुपया इतिहास के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गिरा है। $1 के मुकाबले लगभग 96 रुपये तक पहुंचना कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ स्क्रीन पर चमकता एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का बजता हुआ अलार्म है। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। इस सारी उथल पुथल की असल जड़ है ये $100 प्रति बैरल के पार जाता कच्चा तेल। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक अचानक इस नाजुक मोड़ पर कैसे आ खड़ी हुई? इसका जवाब हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स में मिलेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी डोमिनोज इफेक्ट को डीकोड करेंगे। कैसे दुनिया के एक हिस्से में चल रहा युद्ध, ग्लोबल ऑयल मार्केट और फिर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था को हिला रहा है। ये पूरी कहानी है युद्ध, कच्चे तेल और मैक्रो इकोनॉमिक संतुलन के डगमगाने की। भाग 1, ग्लोबल क्राइसिस, द वेस्ट एशिया ट्रिगर। आइए समझते हैं कि इस आर्थिक आग की शुरुआत आखिर कहां से हुई। देखिए, पश्चिम एशिया का ये जो मौजूदा संघर्ष है ना, इसने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। और इसका सीधा नतीजा, कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के खतरनाक लाल निशान को पार कर गई हैं। अब भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। जब भी ग्लोबल मार्केट में तेल उबलता है तो उसका सीधा असर हमारे घरेलू बजट पर पड़ता है। इस महंगे कच्चे तेल का असर कितना तुरंत और कितना भारी होता है, इसे इन आंकड़ों से समझिए। हालात इतने गंभीर हैं कि सरकारी तेल कंपनियों को हर रोज, जी हां, हर दिन 1000 से 1200 करोड़ रुपए का जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ रहा है। जाहिर है, इस घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने पर गंभीरता से चर्चाएं चल रही हैं। और इस महंगे इंपोर्ट के बिल ने हमारे बाहरी खाते यानी एक्सटर्नल अकाउंट पर अत्यधिक दबाव डाल दिया है। भाग 2, द रूपी इन फ्री फॉल। जब हमें तेल खरीदने के लिए इतने ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ें, तो जाहिर है हमारी अपनी मुद्रा कमजोर होगी ही। रुपए की इस गिरावट की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। साल 2026 की शुरुआत से ही रुपये पर दबाव था। लगभग 6% की गिरावट के साथ ये एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुका था। लेकिन जैसे ही पश्चिम एशिया का ये संघर्ष शुरू हुआ, गिरावट की रफ्तार और तेज हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 5% और लुढ़क गया। हालात ये हो गए कि मंगलवार को दिन के कारोबार के दौरान इसने 95.75 का ऐतिहासिक निचला स्तर छू लिया और बुधवार को भी 95.71 पर बेहद कमजोर होकर बंद हुआ। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि रुपये को इस लगातार हो रही गिरावट से बचाने और महंगे तेल का बिल चुकाने के लिए भारत को अपनी तिजोरी खोलनी पड़ी, यानी अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करना पड़ा। और नतीजा, संघर्ष शुरू होने के महज 2 महीनों के भीतर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में $38 बिलियन की भारी भरकम गिरावट आ गई। एक बहुत बड़ा डेंट। भाग 3, द गोल्डन ड्रेन ऑन फॉरेक्स। लेकिन ठहरिए, खजाना खाली होने के पीछे सिर्फ कच्चा तेल ही इकलौता विलन नहीं है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा सोने के प्रति अटूट प्रेम। जरा इन आंकड़ों को देखिए। वित्त वर्ष 25 में सोने का इंपोर्ट बिल $58 बिलियन था, लेकिन वित्त वर्ष 26 में ये 24.1% की जबरदस्त छलांग लगाकर सीधे $71.97 बिलियन तक पहुंच गया। यानी लगभग $72 बिलियन की विदेशी मुद्रा सिर्फ और सिर्फ सोना खरीदने में देश से बाहर चली गई। है ना हैरान करने वाली बात? अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अचानक से देश में बहुत ज्यादा सोना खरीदा जा रहा है? यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास या कहें पैराडॉक्स है। असल में आयातित सोने की मात्रा यानी उसका वॉल्यूम 757 टन से घटकर 721 टन हो गया है। वॉल्यूम कम हुआ है, फिर भी बिल इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि पिछले 1 साल में ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में 40% का भयंकर उछाल आया है। मतलब सोना आ तो कम रहा है, लेकिन उसके लिए हमें डॉलर बहुत ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि कच्चे तेल के बाद सोना भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट है। अब सोचिए, जब विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही $38 बिलियन नीचे जा चुका हो, तो सरकार के लिए इस दूसरे सबसे बड़े खर्च पर लगाम लगाना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। भाग 4, ऑस्टेरिटी एंड इंपोर्ट ड्यूटीज।
विदेशी मुद्रा के इस भारी बहाव को रोकने के लिए सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने ही थे। और वो सख्त कदम था सोने चांदी पर तुरंत प्रभाव से 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगाना। लेकिन बात सिर्फ टैक्स बढ़ाने तक सीमित नहीं रही। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऑस्टेरिटी अपील यानी सादगी और संयम बरतने का आग्रह किया है। मकसद बिल्कुल साफ है, किसी भी तरह देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखा जाए। चलिए जल्दी से इस 15% वाले टैक्स के गणित को डिकोड करते हैं। पहला, बेसिक कस्टम ड्यूटी को 5% से बढ़ाकर सीधा 10% कर दिया गया। और दूसरा, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी ALIDC, इसे 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। इन दोनों को मिला लें तो बन गया 15%। और हाँ, कीमती धातुओं पर 3% का IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो अलग से लगता ही है। कुल मिलाकर ये सोने के इंपोर्ट को कम करने के लिए उठाया गया एक बहुत ही कड़ा कदम है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की उस ऑस्टेरिटी अपील के 3 मुख्य पहलुओं पर गौर करते हैं। पहला, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कम किया जाए। दूसरा, गैर जरूरी विदेश यात्राओं से बचा जाए क्योंकि विदेश यात्राओं पर बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर खर्च होते हैं। और तीसरा, सोने की खरीदारी को फिलहाल सीमित किया जाए। संदेश एकदम क्लियर है, रुपए को और गिरने से बचाना है तो हमें अपने गैर जरूरी खर्चों में कटौती करनी ही होगी। यह पूरी स्थिति बहुत ही शानदार तरीके से ये समझाती है कि इस वक्त देश की असल प्राथमिकताएं क्या हैं। एक तरफ है आवश्यक आयात, जैसे कच्चा तेल, खाद, रक्षा उपकरण और जरूरी मशीनरी। ये चीजें देश की सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी हैं। और दूसरी तरफ हैं गैर जरूरी आयात, जैसे सोना या प्लैटिनम, जो सिर्फ पर्सनल यूज या इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। अब जब खजाने में डॉलर सीमित हों तो जाहिर है उन्हें सिर्फ आवश्यक चीजों के लिए ही बचाया जाएगा, है ना। भाग 5, सिक्योरिंग द फ्यूचर। आइए देखते हैं कि इन बड़े आर्थिक फैसलों का आगे चलकर क्या इम्पैक्ट होगा। इस पूरे मामले में सरकार का नजरिया इस एक लाइन में साफ हो जाता है। उनका तर्क है कि सोना या चांदी आयात करने से विदेशी मुद्रा तो बहुत खर्च होती है, लेकिन ये किसी प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनते। आसान भाषा में समझें तो अगर मशीनरी इंपोर्ट होती है तो उससे देश में नौकरियां और प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन अगर भारी मात्रा में सोना खरीदकर तिजोरी में रख दिया जाए तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ या एक्सपोर्ट्स को कोई सीधा फायदा नहीं मिलता। तो विदेशी मुद्रा भंडार में $38 बिलियन की भारी गिरावट, $100 प्रति बैरल के पार जाता कच्चा तेल और भारतीय रुपए का 95.75 के ऐतिहासिक निचले स्तर तक गिर जाना, ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति पैदा कर रही हैं। सरकार ने सोने चांदी पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर और सादगी की अपील करके अपनी तरफ से एक बड़ा कदम उठाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या ये नीतियां हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को महफूज रख पाएंगी? क्या ये 15% आयात शुल्क गिरते हुए रुपए को वो स्थिरता दे पाएगा जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है? खैर, इसका जवाब तो आने वाले आर्थिक आंकड़े ही देंगे। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।